हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जो कि है हमारा सोशियलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, इसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला, सोशियलिज्म क्या होता है और उसका यूरोप में क्या कॉन्सेप्ट रहा है, और उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, उसका सोशियलिज्म से क्या रिलेशन था और इसका क्या आउटकम रहा। ठीक है, इसके पहले हमने हिस्ट्री के सेक्शन से चैप्टर 1 जो हमारा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, देखो अब इस चैप्टर में जो हमारा स्टार्टिंग है, जहां से सोशियलिज्म का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस हुआ है, वो आता है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो अगर आप अभी तक फ्रेंच रेवोल्यूशन की चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके एक बार देख लो वो चैप्टर्स। ठीक है, नहीं तो फिर खाली इंट्रोडक्शन ही देख लो। इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जो चीज़ यहाँ पे यूज होने वाली है। इस चैप्टर में हमें बात करनी है सोशियलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन की। देखो, सबसे पहला बात कि हमें जो चैप्टर पढ़ना होता है उसकी जो हेडिंग होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हेडिंग क्लियर है तो फिर 50% कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ऑलरेडी आ जाते हैं, फिर चैप्टर आपको ईजी लगने लगता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं सोशियलिज्म की, तो सोशियलिज्म होता क्या है। पहला वर्ड, सोशियलिज्म होता क्या है। सोशियलिज्म की हिंदी आपकी होती है समाजवाद। ये क्या होता है, और रेवोल्यूशन क्या होता है। रेवोल्यूशन क्या होता है ये ऑलरेडी मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में बता चुका हूँ। ठीक है, एक ऐसी एक्टिविटी जो सडन चेंज ला दे सोसाइटी में, उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। बात यहाँ पे हमें करनी है कि सोशियलिज्म क्या होता है, क्योंकि ये एक नया वर्ड आपको दिख रहा है सोशियलिज्म। तो ये क्या होता है। देखो, सोशियलिज्म समझने के लिए हमें दो वर्ड को समझना पड़ेगा। पहला, सोशियलिज्म तो समझना ही है, साथ ही साथ हमको इसका काउंटर वर्ड जो है कैपिटलिज्म, वो भी समझना होगा। क्या होता है सोशियलिज्म और क्या होता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को पहले देखते हैं। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि वो बिलीफ जिसमें आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ने की परमिशन होती है। सिंपल वर्ड्स में समझो, ये एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं मैं बता रहा, मैं बस समझा रहा हूँ कि कैपिटलिज्म क्या होता है। वो बिलीफ जहाँ पे आपको आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने की छूट होती है। लेकिन सोशियलिज्म क्या होता है, सोशियलिज्म में आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको बढ़ने की छूट नहीं होती। सोशियलिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने लोग सोसाइटी में हैं सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है। कैपिटलिज्म क्या कहता है कि जिसके पास जितनी कैपेबिलिटी है वो उतना आगे बढ़ सकता है, उतना प्रॉपर्टी रख सकता है, उतना पैसा कमा सकता है। लेकिन सोशियलिज्म कहता है कि नहीं, सोसाइटी में जितने लोग हैं सबको एक बराबर समझ के, अगर आप ज्यादा कमा रहे हो तो सब में इक्वली बढ़ जाना चाहिए। मतलब कि सोसाइटी का कोई एक सेक्शन, कोई एक पर्सन अपने पास ज्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठा नहीं कर सकता है, वो बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आगे बढ़ना है तो सबको साथ में आगे बढ़ना है। मतलब समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। सोशियलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन में कैपिटलिज्म और सोशियलिज्म। कैपिटलिज्म कहता है कि आपकी जितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप 10 रुपए कमाने लायक हैं तो आप 10 रुपए लीजिए, और अगर आप 20 रुपए कमाने लायक हैं तो आप 20 रुपए लीजिए। लेकिन सोशियलिज्म क्या कहता है कि अगर आप 10 रुपए कमाने लायक हैं और सामने वाला 20 रुपए कमाने वाला है तो आप भी उसको कुछ पैसे देके, मतलब दोनों इक्वल हो जाइए, आप आगे मत जाइए। समझ में आ रहा है सोशियलिज्म क्या कहता है। डिफिनीशन देखते हैं, समाजवाद या सोशियलिज्म। ये सोशियलिज्म की डिफिनीशन मैंने लिखा है समाजवाद। क्या कह रहा है कि ए पॉलिटिकल आइडिया, ये एक पॉलिटिकल आइडिया है। पॉलिटिकल आइडिया मतलब कि जो वहां पे रूलर है उसका बेसिकली आइडिया होता है, उसका रूल चलता है। ए पॉलिटिकल आइडिया दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट, किस बिलीफ पे ये बेस्ड है। देखो, यही चीज ध्यान देना कि बिलीफ क्या है, यहाँ पे क्या धारणा है, क्या लोगों की सोच है। दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ऑल पीपल आर इक्वल। ये इस धारणा पे बेस्ड है, इस बिलीफ पे बेस्ड है कि सोसाइटी के सभी लोग इक्वल हैं, एंड दैट द मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड। मतलब कि ये इस बिलीफ पे बेस्ड है कि सोसाइटी के सभी लोग इक्वल हैं, और सोसाइटी में जो भी मनी और प्रॉपर्टी है, पूंजी और जो भी उनका प्रॉपर्टी कह सकते हैं, वो चीज सोसाइटी में इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए लोगों के बीच में। ठीक है,
तो आई थिंक सोशलिज्म का मतलब समझ में आ गया है। एक बार फिर से देखते हैं सोशलिज्म क्या है। सोशलिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल आइडिया है जो इस बिलीफ पे डिपेंड करती है कि सोसाइटी के सभी लोग इक्वल हैं, और उसका ये मानना है कि सोसाइटी में जो भी मनी और प्रॉपर्टी है वो लोगों के बीच में इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए। तो सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो ये नहीं चाहते हैं कि सोसाइटी का कोई एक सेक्शन आगे बढ़े, ये चाहते हैं कि अगर आगे बढ़े तो सभी लोग इक्वली आगे बढ़े। मतलब ये नहीं चाहते हैं कि किसी एक के पास ज्यादा प्रॉपर्टी हो, ज्यादा पैसा हो। इक्वालिटी चाहते हैं सोसाइटी में, सबके पास बराबर पैसा बराबर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब देखो, ये तो हमारा हो गया सोशलिज्म क्या होता है। अब आगे हमें यही देखना है कि ये जो सोशलिज्म था, मतलब जो लोगों की थिंकिंग थी कि एक के पास पैसा नहीं होना चाहिए, ये थिंकिंग आई क्यों लोगों के पास, यूरोप में ये कैसे फैल गई, क्या रीजन रहा यूरोप में इसके फैलने का, और इसका क्या इम्पैक्ट रहा, और इसका क्या रिलेशन रहा रशियन रेवोल्यूशन के साथ। ठीक है, चलो। तो इसको शुरू करने से पहले मैंने बताया कि पहले इसकी जो बेसिस है, इसका जो बेस है पूरा सोशलिज्म का, ये हमारा आया है चैप्टर 1 जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वहां से। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या रहा। फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरी चैप्टर पढ़ने के बाद, पूरी स्टोरी जानने के बाद, उसमें आपको एक चीज पता चलेगा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो किसके इर्द गिर्द घूम रहा था, क्या उसकी बेसिक आइडियाज थी, वो सोसाइटी में क्या इस्टेब्लिश करना चाहता था। तो आपको उसमें 3 वर्ड्स दिखेगा, लिबर्टी, इक्वलिटी और डेमोक्रेटिक राइट्स। जो आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन की पूरी स्टोरी है, ये 3 चीजों पे मेनली बात करता है। ये 3 चीजें सोसाइटी में स्टेब्लिश करना चाहता था जिसकी वजह से पूरा रेवोल्यूशन हुआ था। पहला हो गया लिबर्टी, दूसरा इक्वलिटी और तीसरा डेमोक्रेटिक राइट्स लोगों को देना चाहता था। तो पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर से आपको यही 3 पॉइंट क्लियर हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन ये 3 चीजें सोसाइटी में स्टेब्लिश करना चाहता था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब कंप्लीट हुआ, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटी में ये चीज पूरे सिर्फ फ्रांस में ही नहीं पूरे यूरोप में फैल गई कि ये भी आइडियाज होते हैं। अभी तक लोगों को लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक राइट्स इसका कोई खास अंदाजा नहीं था, इसके बारे में कोई खास लोगों के पास आइडिया नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के अंदर इन चीजों की आइडियाज डेवलप होने लगी थी, क्योंकि एक जगह से इनिशिएटिव ले लिया गया था, एक जगह इसके ऊपर काम कर लिया गया था। तो इस चीज को स्टेब्लिश किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। और दूसरा काम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किया था वो क्या था, तो उसने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया था, दैट पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। मतलब कि सोसाइटी में जो चीजें चल रही हैं उसको बदला जा सकता है, उसको चेंज करने की पॉसिबिलिटी है। मतलब समझ में आ रहा है क्या। एक चीज तो लिबर्टी, इक्वलिटी और डेमोक्रेटिक राइट्स के आइडियाज को स्टेब्लिश कर दिया पूरे सोसाइटी में, और दूसरा पूरे सोसाइटी में ये मैसेज फैला दिया कि चेंज पॉसिबल है, सोसाइटी में जो चीजें चल रही हैं उसको बदलना संभव है थ्रू रेवोल्यूशन, थ्रू अपने जो भी आइडियाज वगैरह हैं इसको स्प्रेड करके, अपनी डिमांड्स को सामने रख के सोसाइटी में चेंज लाया जा सकता है। तो ये चीजें तो थी हमारी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या सोसाइटी में स्टेब्लिश किया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ज्यादा यूज नहीं है यहाँ पे, लेकिन चैप्टर जब पढ़ोगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टोरी अगर क्लियर होगा तो चैप्टर जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना है कि सोसाइटी में ये चीजें स्टेब्लिश हो चुकी थी। अब देखो बात क्या है, 18th सेंचुरी के टाइम पे, 18th सेंचुरी मतलब 1700 प्लस 1800 के पहले, तो 1700 से 1800 के बीच में जो पूरा यूरोप की सोसाइटी थी, पूरी यूरोप की सोसाइटी, चाहे वो कोई भी पार्ट ले लो, रसिया, जर्मनी, इटली एंड वगैरह वगैरह, जो भी पार्ट्स आप लोगे, उसमें जो सोसाइटी थी वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थी। जैसे अब रशियन रिवॉल्यूशन में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़े हो, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, आगे आप पढ़ोगे कि सोसाइटी में कलर्जी, नोबेल और थर्ड स्टेट में भी सोसाइटी डिवाइड हुआ करती थी। तो अलग अलग जगहों पे सोसाइटी का अलग अलग बेसिस पे डिवीजन था। ठीक है, सोसाइटी एक में मिलके नहीं रहती थी, कोई ज्यादा ऊपर था, किसी का लेवल नीचे था। ये ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर का मतलब यही है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का मतलब पता है ना, कि नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। तो इस अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग ऑर्डर्स में सोसाइटी डिवाइडेड थी। कोई ज्यादा धनी था, कोई गरीब था, किसी को लोअर कैटेगरी में रखा जाता था, किसी को अपर कैटेगरी में रखा जाता था। तो ये तो हो गया सोसाइटी का क्या चल रहा था 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में सोसाइटी में क्या चल रहा था। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या था कि सोसाइटी का जो डिवीजन था 3 पार्ट्स में, उसमें अरिस्टोक्रेट्स और चर्चेज। अरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं और चर्चेज तो पता ही, चर्चेज तो सबको पता है, अरिस्टोक्रेट्स के बारे में अभी बताता हूँ। अरिस्टोक्रेट्स एंड चर्चेज कंट्रोल्ड द इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। मतलब क्या है कि जो वहां पे अरिस्टोक्रेट्स होते थे और जो चर्चेज होते थे, चर्चेज मतलब कि वही चर्च जो हुआ करते थे, उसके जो लोग थे, जो भी प्रिस्ट थे, संत थे, पोप थे, ये लोग
मतलब अरिस्टोक्रेट्स और चर्चेस कंट्रोल किया करते थे सारे इकोनॉमिक और सोशल पावर्स को। इकोनॉमिक और सोशल पावर्स का क्या मतलब है, जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, उस कंट्री के ट्रेड वगैरह से रिलेटेड है, वो सारे पावर्स इन्हीं के पास हुआ करते थे, या तो अरिस्टोक्रेट्स के पास होते थे या तो चर्चेस के पास होते थे। अच्छा चलो पहले अरिस्टोक्रेट्स ही समझा देता हूँ। अरिस्टोक्रेट्स क्या होता है, जो राजा से रिलेटेड, ठीक है, किंग से रिलेटेड लोग हैं। अगर वहां पे किंग नहीं, मोनार्ची सिस्टम है, तो मोनार्ची में भी वो रूलर जो है उससे रिलेटेड जो लोग हैं, मतलब राजशाही लोग, उनके मिनिस्टर्स हो गए, मिनिस्टर से रिलेटेड जो लोग हैं, वो सारे लोग एरिस्टोक्रेट्स में आते थे। राजशाही लोग जिन्हें किंग के कांटेक्ट में जो रहा करते थे, ठीक है। तो सारे जो इकोनॉमिक और सोशल पावर्स थे, मतलब कि इकोनॉमी का मतलब कि जो ट्रेड वगैरह से रिलेटेड सारे पावर्स थे, और सोशल पावर्स का मतलब कि सोसाइटी में जो भी चीजें बदलाव करनी है, जो भी चीजों को कंट्रोल करना है, ये सारे पावर्स जो थे, मतलब सिंपली कह सकते हो कि सारे पावर्स, यहाँ पे अगर ऑल द पावर्स लिख दो तो भी गलत नहीं है, ठीक है। अरिस्टोक्रेट्स एंड चर्चेस हैव ऑल द पावर्स, सारे पावर्स अरिस्टोक्रेट्स और चर्चेस के पास ही हुआ करते थे। जो अदर लोग थे, मतलब राजशाही और चर्चेस से छोड़ के बाकी जो आम जनता थे, उनके पास कोई पावर नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो अब देखो, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, अब यहां से हम आते हैं, अभी तक यहां तक ये वाला जो पार्ट था और ये वाला जो है, इसमें हमने बात की फ्रेंच रेवोल्यूशन की, इसमें हमने बात की सोसाइटी की कि यूरोप की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी। अब हम दोनों को कनेक्ट करते हैं। अब देखो यहां तक सोसाइटी का डिवीजन समझ में आ गया। अब आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चला, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब खत्म हो गया, तो इट सीम्ड अ पॉसिबिलिटी टू चेंज। पूरे यूरोप में जो भी पार्ट्स थे, जो भी टेरिटरीज थी, जो भी एरियाज थे, हर एरियाज में ये मैसेज स्प्रेड हो गया था, मैंने बताया, और पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज लोगों को नजर आने लगी थी। तो जिस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ, उस टाइम पे यहाँ के लोगों को, जो सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, इन लोगों को लगा कि पॉसिबिलिटी है चेंज की, मतलब कि इस सिस्टम को बदला जा सकता है, यहाँ पे चेंज लाया जा सकता है। तो इस वजह से लोग चेंज लाने के लिए आवाज उठाना चाहते थे और अपनी सोसाइटी में भी चेंज लाना चाहते थे, ठीक है। तो चेंज लाने के लिए, जो भी चेंज लाना है, इसके लिए सोशियलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। चेंज का मतलब, यहाँ पे सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, तो ये यही चाहते थे कि सोसाइटी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड न रहे, सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन हो जाए, बराबरी स्थापित हो जाए। तो इसलिए यहां से जनरेट हुआ था सोशियलिज्म का कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली सोशियलिज्म जनरेट होने का रीजन क्या था, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ना है। तो आज ही खत्म हो जाएगा तो आगे क्या पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इन चीजों को। लेकिन अभी इतना जानो कि सोसाइटी में बहुत सारे डिविजन्स थे, अलग अलग लेवल्स, अलग अलग ऑर्डर्स, अलग अलग स्टेट में सोसाइटी डिवाइडेड थी, और सारे पावर्स अरिस्टोक्रेट्स और चर्चेस के पास हुआ करते थे। इसलिए लोग सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ, तो लोगों को पता चला कि सोसाइटी में चेंज लाना पॉसिबल है। लोगों के अंदर इन सारे आइडियाज की, सारे चीजों की आइडियाज इंट्रोड्यूस हो गए, और इसके बाद अब टाइम था सोसाइटी में चेंज लाने का। अब देखो बात, अगर सिंपली यहाँ पे एक एग्जांपल लो कि अगर आपको घर बनवाना है, आपका घर बना हुआ है, ठीक है, घर में अगर कुछ चेंजेस करवाने हैं, तो चेंज करवाने की बात ठीक है, सब लोग एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ घर में चेंज हो जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो घर का है वो थोड़ा मॉडल बदल जाना चाहिए। अब मॉडल बदलने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। दो क्या, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। कुछ लोग कुछ सजेशंस देंगे, कुछ लोग कुछ सजेशंस देंगे। तो ऐसे ही सोसाइटी में भी जो चेंज होना था, अब बात थी कि चेंज कैसे हो। कैसे हो का मतलब, जैसे घर में मॉडलिंग चेंज करवानी है, तो अब कुछ लोग कहेंगे कि पूरा घर एक बार तोड़वा के आप पूरे घर को दोबारा से नए सिरे से बनवा दीजिए, या फिर कुछ लोग कहेंगे नहीं, धीरे धीरे एक एक पार्ट को आप चेंज करवाते चलिए, ठीक है। तो ऐसे ही सोसाइटी में जो चेंज लाना था वो कैसे आए, फास्ट प्रोसेस से आए, स्लो प्रोसेस से आए, या किसी और तरीके से आए, इन चीज पे भी बहुत ज्यादा डिबेट होने लगी। तो क्या हुआ, डिबेट ऑन चेंजेस, कि चेंजेस कैसे आनी चाहिए सोसाइटी में, इन चीजों पे भी डिबेट होने लगा। और इस डिबेट की वजह से सोसाइटी फिर से एक बार 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई। कुछ लोग चाहते थे ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल चेंज का मतलब चेंज विया स्लो प्रोसेस, ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे सोसाइटी में बदलाव लानी चाहिए। कुछ लोग चाहते थे रेडिकली। रेडिकली का मतलब बहुत फास्ट एक बैग रातों रात पूरा चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग ग्रेजुअल चेंज चाहते थे, कुछ लोग रेडिकली चाहते थे, कुछ लोग और थिंकिंग थी, कुछ लोग की कुछ कंजर्वेटिव थिंकिंग के थे, वो चाहते थे कि पुरानी चीजों को भी स्टोर किया जाए और नई चीजों को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इस डिफरेंट ओपिनियन के लोगों को एक साथ सोसाइटी में जब रखा गया, तो सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई। ये 3 पार्ट्स कौन से थे, तो
कुछ हो गए जो ग्रेजुअल चेंज के साथ थे, कुछ हो गए जो रेडिकल चेंज के साथ थे, और कुछ चाहते थे कि सोसाइटी में जो भी चेंजेस होने हैं ये पुरानी जो चीज़ें हैं उसको प्रिजर्व करके वो भी रहे और सोसाइटी में नई चेंजेस भी लानी चाहिए। तो इस बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होगा कि सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था और इनकी क्या थिंकिंग थी, क्या बिलीफ था। ठीक है, तो अभी एक बार फिर से इसको समअप करके पूरा बाइंड अप करके एक बार देख लेते हैं क्या था। देखो समाजवाद, सोशलिज्म क्या होता है कि एक ऐसी थिंकिंग जहाँ पे सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाए और जो भी सोसाइटी में मनी और जो भी प्रॉपर्टी है ये लोगों के बीच में इक्वली शेयर्ड होना चाहिए, सबके बीच में बराबर बटा होना चाहिए, किसी एक के पास कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स नहीं होना चाहिए। अब हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के पूरी स्टोरी के बाद क्या पता चला, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। और दूसरी चीज जो सोसाइटी में स्टेब्लिश हुई थी वो एग्जाम्पल that there is a possibility of change, सोसाइटी में चेंज लाने की पॉसिबिलिटी है, इस चीज का भी एग्जाम्पल सोसाइटी में सेट हुआ था। अब 18th सेंचुरी में जो पूरे यूरोप की सोसाइटी है 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। 3 पार्ट क्या, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हुआ करती थी, मतलब अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग ऑर्डर्स में डिवाइड हुआ करती थी, जिसके बाद अरिस्टोक्रेट्स और चर्चेस के पास ही सारे पावर्स हुआ करते थे, इकोनॉमिक और सोशल पावर्स। सारे पावर्स अरिस्टोक्रेट्स और चर्चेस के पास ही हुआ करते थे। लोग चेंज लाना चाहते थे पर अभी तक कुछ उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता था। तो आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन लोगों को लगा कि हाँ चेंज पॉसिबल है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, लेकिन ये चेंज कैसे लाना है इस चीज पे अब डिबेट होने लगी थी, जिसके बाद सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई थी, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स में। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या आइडियोलॉजी थी, क्या थिंकिंग थी लिबरल्स की, कंजर्वेटिव्स की और रेडिकल्स की। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक की गुड बाय।